राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सबसे नमस्कार। कल 28 मई क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर जी के संबंध में कुछ बोला था। जन्मदिन था, संसद भवन का उद्घाटन था, शेंगोन की स्थापना थी। मुझे उसके आखिर में जो 2-4 लाइनें और बोलनी है वो मैं बोल के आज के उस महान क्रांतिकारी को दूंगा, अज्ञात क्रांतिकारी को। क्रांतिकारियों के सम्राट, विलक्षण क्रांतिकारी, आजीवन तपस्वी। कल मैंने बताया था ये जो लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट और वो 100 लोगों का जो एक इको ग्रुप है इस देश के अंदर, कुछ भी बकवास करने वाला, भूखने वाला, उनको कुत्तों की तरह भूखना है और कोई काम नहीं है उनको। राष्ट्र से, देश से, मातृभूमि से, जन्मभूमि से, भारत से, भारतीय संस्कृति सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे कुछ बिके हुए लोग, गद्दार लोग, दिशाहीन लोग, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, ऐसे पागल लोग इस देश के अंदर हैं कुछ। और वो सावरकर को क्या बोलते हैं कि वो माफ़ी मांग के आया था। कल मैंने इस विषय पर क्लियर कर दिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। पर इन कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों से और सो कॉल्ड इतिहासकारों से, वो इतिहासकार जो कम्युनिस्ट वामपंथियों से प्रभावित रहे हैं और वामपंथी इतिहासकार हैं और कुछ सरकारों के चमचे इतिहासकार, तो उन सबसे ये पूछिए जरा, जिन्होंने देश को विकृत इतिहास दिया है, उनसे ये पूछ लीजिए, 2 जन्म का कारावास भुगतने वाले, वो भी कौन सा, काला पानी का, अतिनाथ की। उनसे ये पूछना एक बात, कांग्रेस को बनाने वाला सर ए.ओ. ह्यूम इटावा का कलेक्टर, एक अंग्रेज, एक पहला A.N. बनर्जी भारतीय प्रेसिडेंट था 1912 तक। 1885 में कांग्रेस शुरू हुई, 1912 तक 1912 तक जो प्रेसिडेंट रहे उनमें 15 प्रेसिडेंट अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज थे। और 1910 में जब 2 जन्म का कारावास सावरकर जी को सुनाया जा रहा था, उस समय भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के सेक्रेटरी थे, अंग्रेज थे। ये बताएंगे कि वीर सावरकर क्या थे, ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का एक भी लीडर जिसको फांसी लगी हो, एक नाम कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कोई एक लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, कोई एक नाम। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक लीडर जो अंग्रेज की गोली से मरा हो, एक नाम। जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, केवल एक, लाला लाजपत राय। वो इतिहास अलग है, लाल बाल पाल अलग थे। इन लोगों का कांग्रेस से दूर का भी संबंध नहीं था। ये सब इनको पूछते रहिए, फिर कहना कि वीर सावरकर के लिए वो अपशब्द जो बोल रहे हैं, गंद जो बोल रहे हैं, ऊपर जो तोड़ रहे हैं, वो तोड़ना बंद करें। चलिए, ये कल वीर सावरकर जी के का एक एपिसोड दिया है मैंने, और कल के संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में कुछ बातें हुई थी। शेंगोल की जो प्रतिष्ठात्मक वहाँ स्थापना थी, वो कल हुई है। भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक, विरासत से मिला हुआ। आज हम इस चैनल के माध्यम से, जो हम अक्सर किया करते हैं, अज्ञात क्रांतिकारियों का, आज जो मैं नाम दे रहा हूँ, ये नाम तो अज्ञात नहीं है, पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा भी कहीं पर कुछ मिलता नहीं। यूं तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों एक ही दिन फांसी पर लगे।
भगत सिंह को तो नाम थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में, उनके बारे में भी लोग कुछ नहीं जानते, पर नाम भगत सिंह पर तो फिल्म भी बन गई थोड़ा बहुत, लेकिन इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। और सुखदेव राजगुरु को तो बिल्कुल ही नहीं कोई जानता। एक ही दिन तीनों को एक ही बात के लिए फांसी। उनमें से एक साथी श्री सुखदेव को आज हम स्मरण करेंगे। श्री सुखदेव एक दिन बालक सुखदेव बहुत खोज करके एक चित्र खरीद लाया और अपनी माँ को चित्र दिखाते हुए बोला, देखो तो माँ, देखो तो माँ, कितनी वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई। वे अपने पीठ से अपने पुत्र को बांधकर और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी, करती थी। माँ ने कहा, हाँ, भारतवासियों को वीर होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सभी पूर्वज लोग बहुत वीर थे। सुखदेव बोला, माँ, मैं भी बड़े होकर अंग्रेजों से युद्ध करूंगा। हमें अंग्रेजों को भगाकर अपने देश को उनके पंजों से मुक्त कराना है। बचपन से ही सुखदेव ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। भारत भूमि पर हावी हुए अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के साथ साथ उन अंग्रेजों से इस बालक सुखदेव को नफरत हो गई थी। कुछ और बड़ा हुआ तो अपने संकल्पों में भी कुछ अधिक निखार आने लगा। पंजाब में दमन चक्कर चल रहा था। सुखदेव लायलपुर विद्यालय में पढ़ रहा था। लायलपुर जो आज पाकिस्तान में है, तब एक ही पंजाब था, भारत एक था। एक अंग्रेज ऑफिसर विद्यालय में पहुंचा तो उनके आने पर विद्यार्थियों को एक आदेश मिला कि इनको सलाम करना है। सभी ने आदेश का पालन किया, सलाम किया, लेकिन सुखदेव ने नहीं किया। बार बार कहने पर भी नहीं किया। चले जाने के बाद, ऑफिसर के चले जाने के बाद सुखदेव को रूल से, बैग से भारी मार सहनी पड़ी, लेकिन वो अपने रास्ते से विचलित नहीं हुआ, डटे रहे। और सुखदेव का जो संकल्प था, वो जो कुछ भी करते थे उनके पीछे एक उद्देश्य होता था। उनके पीछे एक उद्देश्य होता था। माँ ने अगर कुछ रोकना टोकना चाहा, अब माँ के मन में स्वाभाविक रूप से ये आ गया कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो कई तरह की आशाएं आकांक्षाएं होती हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन बच्चे को रोकने टोकने से मना किया बच्चे के ताया श्री चिंतराम ने। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना जिले के नौघरा गांव में हुआ था। वो केवल 3 वर्ष का था जब उसके पिता रामलाल का देहावसान हुआ और उसकी माता श्री रत्नी देई अपने जेठ श्री चिंतराम जी थापर की देखरेख में इस बच्चे को बड़ा कर रही थी। उसके ताया जी लायलपुर में रहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहते थे और राष्ट्रीय विचारधारा व्यक्ति थे। देश के कार्य के लिए कई बार वो जेल भी आ चुके थे, जा चुके थे। लायलपुर से हाई स्कूल पास करने के बाद सुखदेव कॉलेज की शिक्षा के लिए
लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए और शीश महल नर्सिंग होम में रहने लगे। शीश बोर्डिंग हाउस, शीश महल बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। वे अपने अन्य साथियों से कुछ अलग तरह के थे और अलग रहते थे। जो उसे अच्छा लगता था वो करता था सुखदेव। किसी के कहने सुनने की कोई चिंता नहीं थी। उसी कमरे में सुखदेव का रिश्ते का भाई जयदेव, वो भी क्रांतिकारी था, और यशपाल कमाल का विलक्षण क्रांतिकारी जो हिमाचल से थे, नदौन से, वो भी रहते थे उसी बोर्डिंग हाउस में। सुखदेव ने अपने ताया को ताए का जो आते जाते थे चिंतराम जी, उनका चित्र एक बड़ा सुरक्षित करके रखा हुआ था और बार बार देखते थे। वो जेल का चित्र था और उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते रहते थे कि मुझे इसी प्रकार अपने ताए की तरह ही बनना है। सुखदेव के सारे साथी भी सुखदेव के जब एक्शन देखते थे तो उनको लगता था कि भाई ये अपनी तरह का अलग तरह का व्यक्ति है, किसी की मानता भी नहीं, जो इसके मन में आता है वो करता है। और उसने क्या रखा था, भाई जो मेरे मन में आएगा करूँगा। वो मैं कैसा लिबास पहनूंगा ये भी आप नहीं बोलेंगे। उसके पहले एक बार उनके मन में आया कि मुझे अब ना शरीर का स्वास्थ्य सुधार करना है। तो बहुत सारी दंड बैठकें और बलखम और सब तरह से और बिल्कुल मसल बनाने के सारे तरीके उस प्रकार वो सारे करने लगे। शरीर का स्वास्थ्य बनाने का ये था कि बस मुझे हर तरह से तैयार करना है अपने आप को। एक बार आ गया मन के अंदर कि अब शरीर अखाड़े में जा रहे थे तो खुला कुर्ता, बटन खुले हुए, लुंगी पहनी हुई और ऐसा करके बालों को तेल खूब लगाया हुआ, ये करके वो बाजार भी जाने लगे। तो साथियों ने रोका, भाई ये क्या पहन के जा रहे हो सुखदेव, लोग हंसेंगे। और सुखदेव अपनी धुन में सवार, अरे हंसने दो ना, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा। लिबास से बात हटी तो एक दिन यशपाल के साथ वो सुखदेव बाजार जा रहे थे। फूलों से बहुत प्यार था, फूल बहुत अच्छे लगते थे, यहाँ तक कि अपने घर में फूल अपने बिस्तर पर भी बिखेर के उस पर सो जाते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुखदेव यशपाल के साथ जब बाजार जा रहे थे तो हार वाले से 2 हार खरीद लिए, एक अपने गले में डाल दिया और एक यशपाल के गले में डालने लगे। यशपाल ने कहा नहीं भाई ये नहीं, और वो फिर उसने अपने हाथ में लपेट करके एक अपने पहन करके और मस्ती से बाजार में जा रहे। यशपाल ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये हंसी की बात है, हंसने दो ना, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मेरा मन जो करेगा वो मैं करूँगा, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। यशपाल के ऊपर यशपाल की किसी भी बात का उत्तर देते समय थोड़ा सा यशपाल को, कमाल के क्रांतिकारी थे कई बार, और लेकिन यशपाल को भी ये कह देते थे भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, आप कमाल के हो, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। आपका अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा हट के चलो ना। ऐसे ही पहले जब वो पहलवान बन के गए थे, मूंछों में ताव देते हुए, बटन खुले हुए, बाजू भी पूरी तरह से मोड़ करके, ताकि बटन खुले हैं सीना दिखाने के लिए, बाजू यहाँ तक वो लपेटे हुए हैं ताकि मसल दिखाने के लिए। ये सब उनके ऐसे शौक थे। वो कहते थे भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप हट के चलो, मेरे साथ मत चलो, मैं तो ऐसे ही करूँगा। सुखदेव का यशपाल जी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ रहते रहते पूर्ण रूप से क्रांति की ओर
बचपन से ही वही सब करते आ रहे थे। बाकी तो ये सब उनके कृत्य ऐसे थे जो अपने आप को सिद्ध कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से वो क्रांति की ओर झुक नहीं गए थे, क्रांतिमय हो गए थे। क्रांति के मार्ग पर अन्य साथी जो थे उस समय उनके भगत सिंह, भगवती चरण और जसपाल, ये मेन 3 साथी ऐसे थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। क्रांति ये पढ़ाई के लिए अन्य साथी जो हैं पढ़ाई के लिए काफ़ी समय देते थे और बोर्डिंग हाउस में रहकर सारा करते थे। लेकिन इसने बोर्डिंग हाउस छोड़कर सुखदेव ने क्या किया, एक किराए के मकान में चले गए। भाई आप बहुत पढ़ते हो और मुझे थोड़ा सा कुछ और भी करना होता है, और वो अपने छोटे भाई मथुरा दास के साथ रहने लगे। लेकिन ये मकान भी क्रांतिकारियों का अड्डा बनता चला गया। खूब मस्ती होती थी। भगत सिंह तो अक्सर वहीं जमा रहता था। सुखदेव के साथ अच्छी बहस, दोनों की अच्छी बहस होती थी। हाँ, अब क्रांति के काम के लिए सुखदेव बाहर भी जाने लगे। एक दिन सुखदेव बाहर से ट्रेन से वापस आ रहे थे लाहौर, तो जिस डिब्बे में प्रवेश किया वहाँ पुलिस के कुछ सिपाही बैठे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तुम नहीं आ सकते। खूब झगड़ा हुआ, खूब पिटाई हुई, और जिस स्टेशन पर उतरे और किसी ने पूछा भी ये लड़ने की क्या ज़रूरत थी, क्यों मार खाते हो, और उत्तर था मैं जानबूझ के मार खा रहा था। जब वो पूछ रहे थे मेरा नाम, तो मैंने जवाब दिया था मार खाने वाला। तो ऊटपटांग जवाब में दे रहा था, इसलिए कि मैं देखूं मैं कितनी मार खा सकता हूँ। जब मैं इनके शिकंजे में कहीं जेल में आऊँगा तो ये कितना मुझे पीट सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग सुखदेव जी कर रहे थे, इसलिए कि मैं क्रांति मार्ग पर इसके अंतिम शिखर तक, फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले कहीं भी कमजोर न पड़ूं। महान क्रांतिकारी सुखदेव का जीवन, अभी ये यात्रा अभी तो शुरू हुई है, ट्रेन की एक मार्ग। इसके आगे भी वो बहुत कुछ करने वाले हैं। कम से कम 3 एपिसोड इसके बनेंगे। वो क्या कुछ करने वाले हैं सुखदेव, और कितना कुछ करने वाले हैं, जो 3 एपिसोड में भी मुझे समेटना मेरे लिए कठिन होगा। लेकिन भगत सिंह के साथ फांसी लगे सुखदेव राजगुरु को बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। भगत सिंह की तो फिल्म भी बन गई, सुखदेव राजगुरु का कुछ नहीं। लेकिन मैं सुखदेव के लिए भी, राजगुरु के लिए भी, और ऐसे ज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात महान क्रांतिकारियों को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।